देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग अपने उसी पेपर को थोड़ा सा आगे सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा बेटा। अब हमको क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। तो बोल रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। पहला है सिद्ध करना है कि बेटा एक आपको डिटर्मिनेंट दिया है, उसको प्रूव करना है कि वो किसके बराबर है, ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 के बराबर है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे कॉपी में बेटा। हमने डाली प्रश्नोत्तर नंबर 5 का लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, तो उसको पूरा इस तरह लिख दिया। अब यहाँ से एक काम ये करिए बेटा, आप C1 से A कॉमन ले लीजिए, C2 से B कॉमन ले लीजिए और C3 से C कॉमन ले लीजिए। जैसे ही A B C कॉमन लेंगे तो जब आप C1 से A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/a प्लस A 1/a प्लस 1/a। जब आप C2 से B कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1/b प्लस 1/b। और जब C3 से C कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 1/c प्लस 1। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर C1 में जोड़ देना है C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे C1 हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और यहाँ पर वही चीज़ वैसे ही रहेगी। अब क्या करिए बेटा, C1 से कॉमन ले लीजिए इस पूरे को, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। इस पूरे को जब आप कॉमन ले लेंगे, जैसे ही आपने कॉमन लिए तो आपके पास ये चीज़ लिख देना है वहाँ कॉपी में। और ये कॉमन आ गया, बचा 1 1 1, ये बचा। अब यहाँ से क्या करिए बेटा, R2 में R2 को घटा दीजिए R1 से और R3 को की जगह लिखिए R3 माइनस R1। तो जैसे ही R2 से R1 को घटाएंगे बेटा, तो R2 को 1 से 1 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 1/b प्लस 1 से 1/b घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 1/c से 1/c घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरा क्या लगाना है बेटा, R3 की जगह लिखना है R3 माइनस R1। तो R3 क्या कह रहा है, 1 से 1 को घटाएंगे 0, 1/b से 1/b घटाएंगे 0। इसके बाद जब आप बेटा 1/c प्लस 1 को घटाएंगे 1/c से तो आ जाएगा 1। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से बेटा इसका C1 का प्रसार कर दीजिए, यहाँ से क्या कर दीजिए बेटा, C1 का प्रसार कर दीजिए। और जैसे ही आप C1 का प्रसार करेंगे, किसका प्रसार करेंगे बेटा, C1 का। तो C1 का प्रसार करने से बाद, और ये हमारा है क्या बेटा, C1। और जैसे ही आप C1 के रिस्पेक्ट में प्रसार करेंगे तो जब 1 को लिखेंगे तो यहाँ से ये वाली रो और ये वाली कॉलम खत्म, 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस 0 आ जाएगा, फिर -0। तो ये और इसके सामने वाली रो खत्म हो जाएगी। तो 1/b का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1/b माइनस 0 को मल्टीप्लाई 1/c से करोगे तो आ जाएगा 0। फिर बचेगा ये, तो 0, ये खत्म ये खत्म, तो 1/b का मल्टीप्लाई 0 तो 0, 1/c का मल्टीप्लाई 1 से तो 1/c ये आ जाएगा। अब यहाँ से ये तो इस पूरे की वैल्यू तो हो जाएगी 1। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ए बी सी ब्रैकेट के अंदर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। और यही आपको प्रूव करना था, यही आपको बेटा क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि यदि एफ एक्स बराबर है x प्लस 1/x, तो आप सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स की पावर 3 बराबर होगा fx3 प्लस 3 टाइम्स f1/x के बराबर होगा। इसको प्रूव करना है। तो देखिए कैसे आप प्रूव करेंगे। तो प्रश्नोत्तर नंबर 5 का एफ एक्स दिया है x प्लस 1/x, सिद्ध करना है एफ एक्स की पावर 3 बराबर होगा fx3 प्लस 3 टाइम्स f1/x के। तो अब एफ एक्स हमको दिया है x प्लस 1/x, तो एफ एक्स क्यूब लिख लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम एक्स क्यूब लिख देते हैं तो ये हो जाएगा। इसी तरह f1/x को लिख लेते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x लिख दीजिए। तो जब इसको पुट करेंगे तो f1/x बन जाएगा x प्लस 1/x समीकरण 2। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है एफ एक्स की पावर 3। जैसे ही ले लेंगे एफ एक्स की पावर 3, तो एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारे पास है बेटा x प्लस 1/x, और उस वैल्यू को जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप यहाँ फार्मूला खोल दीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला को अब समीकरण 2 तथा 1 तथा 2 का मान रखने पर, तो ध्यान से देखें एक किसके बराबर, समीकरण 1 है जो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वो बराबर है एफ एक्स की पावर 3 के। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ एफ एक्स की पावर 3 को बाहर रहने दीजिए। जबकि जो x प्लस 1/x है वो किसके बराबर है, f1/x के। दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और जैसे ही हमने दोनों वैल्यू पुट की तो हमको जो प्रूव करना था वो मिल गया। बस आपको इतना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपसे कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी आपसे सापेक्ष वाले सवाल दिए जाएं आपके
पेपर में कौन से वाले सवाल दिए जाएं बेटा, सापेक्ष वाले सवाल दिए जाएं। इस बात को विशेष याद रखना, जब सापेक्ष के सवाल आप करना, किन बातों को उनको ध्यान से समझना है। यहाँ से जब भी बेटा आपसे सापेक्ष वाले सवाल दिए जाएं तो इनको एक को u मान लेना है, एक को v मान लेना है, ठीक है। तो देखिए हमको क्या दिया है, तो मान लिया u बराबर जो आपका ये लिखा है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया u बेटा। और जो हमारा दूसरा दिया है बेटा, क्या दिया है दूसरा, कहाँ गया, 1 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मान लेंगे v, ये मान लिया। अब ज्ञात हमें क्या करना है, u का v के सापेक्ष अवकलन, यानी कि डी यू बाई डी वी का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, x बराबर tan थीटा रखने पर, यहाँ पर x बराबर कितना रखने पर बेटा, tan थीटा रखने पर, और जैसे ही x बराबर हम लोग tan थीटा रखेंगे तो ये हो जाएगा u tan इनवर्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ tan थीटा रख दीजिए, तो 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तथा v बराबर cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अब देखिए ये बात याद रखना बेटा, 2 tan थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है tan 2 थीटा का, जबकि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू होती है cos 2 थीटा की। किसकी होती है बेटा, cos 2 थीटा की। तो दोनों की जगह वैल्यू रख दिया। अब tan इनवर्स से tan कट जाएगा तो u बराबर 2 थीटा, यहाँ से cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो v बराबर 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान रख दीजिए, थीटा कितना निकलेगा बेटा, x का मान है tan थीटा, x का मान कितना है हमारे पास, tan थीटा। तो अगर हम x के मान का प्रयोग करके थीटा की वैल्यू प्रयोग करें, इसकी वैल्यू बेटा थीटा की, तो थीटा इक्वल टू निकल के आ जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे थीटा का मान, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू 2 tan इनवर्स x तथा v बराबर 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब आगे देखिए इसके, अब क्या करिए बेटा, यक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए दोनों का। तो जैसे ही करोगे डी यू बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समीकरण 1 को 2 से भाग दे दीजिए, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। जैसे ही भाग देंगे तो डी यू बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, ये दोनों सेम है तो कट के 1 आ जाएगा। तो डी यू बाई डी वी की वैल्यू कितनी आ गई, 1, और यही हमको फाइंड आउट करना था। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, जो घ नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये आपके सिलेबस सेट गया, इसको काट दीजिएगा। अंगा वाला जो है ये भी आपके सिलेबस सेट गया, इसको काट दीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा 5-5 नंबर वाले हैं, वो हाँ 5 नंबर वाले हैं। निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, यदि दो पासे एक साथ फेंके जा रहे हैं, यदि दो पासे हैं जिनको हम एक साथ फेंक रहे हैं, तो कम से कम एक क्षय आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो कम से कम एक क्षय आने की आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट, जब आप दो पासों को फेंकेंगे, कितने पासों को फेंकेंगे बेटा, दो पासों को फेंकेंगे, तो एक पासे में होते हैं 6 तो दूसरे में 6, तो टोटल इवेंट्स आ जाएंगे बेटा 36। तो टोटल नंबर जो आएंगे वो आएंगे 36। हमारा इवेंट क्या है, इवेंट ये है कि कम से कम एक 6 आना चाहिए। तो उसका क्या होगा बेटा, पहले पासे में 1 आ जाए, दूसरे में 6, पहले में 2 आ जाए, दूसरे में 6, तीसरे में 3 पहले में 3 आ जाए, दूसरे में 6, इस तरह से टोटल ये बनेंगे। और फिर हमारा हो जाएगा कि पहले में 6 आ जाए, दूसरे में 1 आ जाए, दूसरे में 2 आ जाए, या फिर 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितने इवेंट बनेंगे बेटा, 11 इवेंट बनेंगे। अब प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 11, और कुल परिणाम कितने आएंगे, 36। तो ये हो जाएगा 11 बटे 36। तो अतः दो पासों को एक साथ फेंके जाने पर कम से कम 6 आने की प्रायिकता, कम से कम एक 6 आने की प्रायिकता 11 बटे 36 होगी। 11 बटे कितनी हो जाएगी बेटा, 36 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है इंटीग्रेट करना है आपको सेक स्क्वायर 2x dx डिवाइड बाई कॉट एक्स माइनस tan x का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे आप, जो लिखा है हमने लिख दिया उसको उसी तरह से। अब हमने क्या किया, कॉट एक्स को जगह लिख दिया 1 अपॉन tan x, कॉट एक्स की जगह क्या लिख दिया बेटा, 1 अपॉन tan x। तो यहाँ से बन जाएगा सेक स्क्वायर 2x dx डिवाइड बाई 1 अपॉन tan x माइनस tan x। अब यहाँ से tan x का एलसीएम ले लीजिए, जैसे ही tan x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड बाई tan x 2x। अब tan x को ऊपर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर 2x tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर dx। अब ये फार्मूला बेटा देखिए, यहाँ पे इसको tan 2x का फार्मूला बनाइए, तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 4 का डिवाइड। 4 का डिवाइड इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर है, तो अंदर ये गया तो 2 है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई 4 से किया है, तो 2 tan x 1 माइनस tan
स्क्वायर एक्स, और ये फार्मूला किसका बेटा, tan 2x का है। ये किसका फार्मूला है, tan 2x का। तो जैसे हमने इसकी जगह रख दिया बेटा, tan 2x को यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। जो भी फार्मूला आप लगा रहे हैं उसको साइड में जरूर दिखा दें कि इस फार्मूला का यूज किया गया है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर 2x tan 2x का होल स्क्वायर dx। अब हमने क्या किया बेटा, tan 2x को t मान लिया है। tan 2x को हमने क्या मान लिया है बेटा, t मान लिया है। तो यहाँ से tan 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x dx dt। तो अगर 2 को इधर ले जाए तो sec स्क्वायर 2 x की जगह आप लिख सकते हैं बेटा dt/2। तो यहाँ से हमारे पास 1/4 बाहर है। सेक स्क्वायर 2x dx की जगह हमने लिख दिया dt/2, और जो tan 2x है उसकी जगह t लिख दिया और उसका स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया। अब 2 को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 1/8 t स्क्वायर dt। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, t³/3, तो हो जाएगा t³/3 प्लस c। अब इसको जब 8 के मल्टीप्लाई कर दोगे तो t³/24 प्लस c बन जाएगा। अब यहाँ पर आप t का मान रख दीजिए, यहाँ पर क्या करिए बेटा, t का मान रख दीजिए। और जैसे ही t का मान रखेंगे, t किसको माना है, tan 2x को, तो t का मान रख देंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी tan 2x का होल क्यूब डिवाइड बाई 24c, और यही आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको पूरे 5 नंबर वहां पर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर गा जो है ये आपके सिलेबस सेट गया है बेटा। घा नंबर की बात करें, ये भी सिलेबस सेट गया है। हाँ, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए बेटा। अंगा, दो रेखाएं दी गई, एक रेखा दी गई है r = i+2j प्लस k प्लस लेमडा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तथा दूसरी रेखा दी गई है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। बीच की क्या ज्ञात करना है बेटा, न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे आप, तो जो रेखा दी गई है उनको लिख देंगे। तो एक रेखा हमको ये दी गई है और एक रेखा बेटा ये दी गई है। पहली रेखा की तुलना कर देंगे बेटा a1 प्लस लेमडा b2 से, तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकल आएगी। a1 वेक्टर है आपके पास ये, और b1 वेक्टर है ये। अब इसी तरह जो समीकरण 2 है उसकी तुलना कर देंगे इससे बेटा, r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। तो यहाँ से a2 और b2 की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब न्यूनतम दूरी का सूत्र लगा देना बेटा। न्यूनतम दूरी का सूत्र क्या होता है, b वेक्टर क्रॉस b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और डिवाइड कर देना है a1 वेक्टर इंटू क्रॉस b2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो अब पहले इन सब की वैल्यू निकाल रहे तो फिर इसमें पुट कर देंगे। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 निकालने के लिए ये कर लेंगे बेटा। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3i प्लस 3j। अब हम निकाल लेंगे बेटा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और उसको रूट के अंदर डाल देंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√2 इकाई। कितनी आ जाएगी बेटा, 3√2 इकाई। अब हम a2 माइनस a1 को फाइंड कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1 को जब फाइंड करेंगे तो आपके पास ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए सभी मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में यहाँ पे रख दिया b1 क्रॉस b2 की वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया a2 माइनस a1 की वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a1 वो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो ये हो गया। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिए आई का मल्टीप्लाई आई वाले के साथ हो जाएगा, जे का मल्टीप्लाई जे वाले के साथ, और के का मल्टीप्लाई के वाले के साथ। तो -3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो -3 आ जाएगा। जे वाला तो कुछ है नहीं, उसका मल्टीप्लाई होगा नहीं। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -6। अब यहाँ पे -6 और -3 जुड़ करके हो जाएंगे -9। -9 को जब आप 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 3/√2। अब इसको मैग्नीट्यूड से बाहर निकालोगे तो हो जाएगा डिस्टेंस t 3/√2 इकाई, और यही आपका फाइनल आंसर है। इतना लगा देंगे तो आपको यहाँ से 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स मानिए, बोर्ड में हर साल डिस्टेंस का एक सवाल मिलना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, या तो का को करिए या तो खा, किसी एक सवाल करना है आपको। जो भी सवाल वहां पे बिल्कुल क्लियर हो कि ये सवाल हमारा बिल्कुल सही होगा, कहीं पर गलत नहीं होगा, उसी सवाल को आपको करना है वहां पर। मैं यहाँ पे दोनों आपको सॉल्व करके बता देता हूँ कौन का आंसर क्या होगा। तो देखिए समीकरण निकाय एक दिया है 3x माइनस 2i प्लस 3z इक्वल टू 8, और एक दिया है बेटा 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, तथा 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4 को आप व्यू विद से हल करना है। हल करने का मतलब होता है बेटा कि यहाँ से x y z की वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस सवाल को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले जो समीकरण दिए गए हैं उनको लिख लेना, फिर समीकरण को अव्यूह रूप में लिख लेना। अव्यूह रूप क्या होता है, ax इक्वल टू b। तो जो x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट और z के कोऑर्डिनेट है उनको इस तरह से रो में लिख देना, फिर बगल में लिख देना x y z, और जो बराबर है उसको b वेक्टर b मैट्रिक्स बना लेना, यहाँ पे लिख देना।
अब पहले आपको ये चेक करना है कि जो आपने मैट्रिक्स ए लिखा है, आव्यूह ए लिखा, क्या उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है कि नहीं। और इन्वर्स कब निकाला जा सकता है, जब हम लोग ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो ना हो। तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं है। तो ये हमने बना लिया डिटर्मिनेंट और इसको R1 का प्रसार कर दिया। जैसे ही प्रसार किया तो वैल्यू आ गई आपके पास बेटा -17 आता है। जो ए का डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं आता है, ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। यहाँ तक आपको लिख लेना है। अब अगर ज्ञात किया जा सकता है तो ए एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से यक्स की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। अब आप क्या करिए, ए के सह गुणनखंड को निकाल लीजिए। ए के किसको निकाल लीजिए बेटा, सह गुणनखंडों को। अब सह गुणनखंड क्या होते हैं उसको ध्यान समझ लीजिए बेटा, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। आपका जो मैट्रिक्स से पहले मैं डिटरमिनेंट लिख देता हूँ ताकि आपको समझाने में मुझे आसानी हो। तो मैट्रिक्स है आपके पास 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। ये आपकी मैट्रिक्स है। अब ध्यान से देखिए, जब हम इसका बेटा सह गुणनखंड निकालेंगे तो देखिए जैसे हम निकालेंगे A11, तो पहली रो पहली कॉलम खत्म। अब जो बचा है उसका डिटरमिनेंट बना लेना, 1 -1 -3 2, ये हो गया डिटरमिनेंट। अब इसको जब खोलें कैसे, तो ये माइनस ये किया जाता है। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2, -3 का मल्टीप्लाई -3 से करोगे तो आ जाएगा प्लस का 3। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -1। अब इसके बाद इसको जोड़ लेना है बेटा। अगर इनका सम, अगर इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आपका सम नंबर आ रहा है तो उसका चिन्ह नहीं बदलना। लेकिन अगर इन दोनों को ऐड करने के बाद उसका चिन्ह आ रहा है, विषम संख्या आ रही, तो जो भी चिन्ह फाइनल आंसर आएगा उसको बदल देना। तो 1 1 2 होता है, इसको नहीं चेंज करें। अब मान लीजिए आपको निकालना हो 1 1 2, तो 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम खत्म। तो बचा आपके पास क्या, 2 बचा, 4 बचा, -1 बचा और 2 बचा, ये बचा। अब इसको कैसे करोगे, 2 दूनी 4, 4 का -4 से मल्टी 4 का -1 से मल्टीप्लाई -4, और -4 को माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 8। अब देखो साइन देख ले, 2 1 3 यानी कि विषम नंबर है तो साइन बदल देंगे। माइनस का हो तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का कर देना। इस तरह से आपको सबके सह गुणनखंड निकाल लेना है, ये निकले हुए हैं। और जैसे ही आप सबके सह गुणनखंडों को निकाल लेंगे बेटा, तो यहाँ से अब सह गुणनखंडों का व्यूह बना लेना है। तो बी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सबकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो इस तरह से बन जाएगा गुणनखंड। और जैसे ही आपका गुणनफल बन गया बेटा, तो अब यहाँ से इसको एडजॉइंट में बदलिए। एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है बी का परिवर्तन अवयव। बी का परिवर्तन अवयव या ट्रांसपोज, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जो आपके कॉलम है उनको रो बना दीजिए और जो रो है उनको कॉलम में बदल देना। यानी कि -1 -5 -1 को रो में रख देंगे। तो जैसे ही रो में रखोगे तो ये बन जाएगा। इस तरह से आपको चेंज कर देना है। अब इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए आपने निकाल लिया है, ये लिखा है, और डिटर्मिनेंट ए -17 आया था। अब क्या करिए बेटा, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण एक से यक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी हो जाएगा। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमने निकाल ली, उसको यहाँ पे रख दीजिए। बी की वैल्यू हमारे पास थी, उसको रख दीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई करा देना है। इनका क्या करा देना है बेटा, मल्टीप्लाई। और जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका फाइनल यहाँ पहुँचोगे और आपका यहाँ से वैल्यू आ जाएगी ये। और यहाँ पर जो यक्स है वो किसके बराबर है, एक्स वाई जेड के इक्वल टू 1/2। तो यक्स की वैल्यू आ गई 1, वाई की वैल्यू आ गई 2 और जेड की वैल्यू आ गई 3। और यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको किस तरह सॉल्व करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का खा, देखिए वहां आपको दोनों नहीं करना है, केवल एक ही करना है। यहाँ मैं दोनों आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखिए अगला बोल रहा है अवकल समीकरण निकालना है tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स का। तो देखिए इसको क्या करेंगे, जो दिया है उसको उसी तरह से आपको पहले लिख लेना है। पहले जो भी दिया है उसको उसी तरह से लिख लेना है। अब क्या करिए, डी वाई को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस वाई स्क्वायर को इस तरफ ले आइए, ये बन जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि अब इसको अलग अलग कर लीजिए। tan इनवर्स वाई को अलग कर दीजिए, माइनस एक्स को अलग कर दीजिए, तो ये बन जाएगा बेटा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब इसके आगे देखिए क्या करना था आपको, समीकरण 1 की dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से तुलना कर देना था। जैसे ही तुलना करोगे डी एक्स बाई डी वाई, ये हो गया आपके पास बेटा। देखिए तुलना किससे करना था, पी एक्स इक्वल टू क्यू से। तो पी तो हमारे पास हो गया ये 1/वाई स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। और पी के बाद क्यू जो है हमारा हो गया tan इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया कि पी ये है क्यू ये है।
अब हमको निकालना होता है बेटा समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। पी की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1/a। और हमको पता है इसका समाकलन क्या होता है, tan इनवर्स वाई। तो हमारे पास जो समाकलन गुणांक आ गया वो निकल के आ गया ई की पावर tan इनवर्स वाई। वो हमारे पास कितना निकल के आ गया बेटा, ई की पावर tan इनवर्स वाई निकल के आ गया। अब यहाँ पर हमको इसका समाकलन लगा देना है कि यक्स इंटू समाकलन गुणांक इक्वल टू होता है समाकलन क्यू इंटू समाकलन गुणांक डी वाई प्लस सी। अब वैल्यू रख दीजिए बेटा। तो समाकलन गुणांक की वैल्यू रख दिया यहाँ पे ई tan इनवर्स वाई, समाकलन क्यू की वैल्यू रख दिया tan इनवर्स वाई 1 + y² ई की पावर tan इनवर्स वाई डी वाई प्लस सी। अब यहाँ से एक काम ये करिए बेटा, मान लिया कि जो tan इनवर्स वाई है वो टी के बराबर, दोनों पक्षों का अवकल समीकरण कर देंगे तो हमें यहाँ से पता चल गया 1/1 + y² dy बराबर dt लिखा जा सकता है। तो यक्स ई की पावर tan इनवर्स वाई को ऐसे रहने दीजिए। जहाँ पर हमारा लिखा है 1 + y², क्या लिखा बेटा 1 + y² dy, इसकी जगह मैंने लिख दिया dt। और tan इनवर्स y को हमने t मान लिया है और ये हो गया आपका e की पावर t। अब यहाँ पे हम फंक्शन लगा देंगे, फर्स्ट और सेकंड रूल लगा देंगे। यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड वाला रूल लगा देंगे। यहाँ पे हम लोग, तो ये हो गया बेटा हमारे फर्स्ट फंक्शन और ये हो गया सेकंड फंक्शन। तो अब देखिए इंटीग्रेशन जैसे ही लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस सेकंड फंक्शन को, फर्स्ट सेकंड फंक्शन को साइलेंट रखेंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी टी प्लस सी। और इसको जैसे ही आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके यहाँ से ये पहुंचेंगे। अब यहाँ पे टी का मान रख दीजिए। तो टी हमने किसको माना था बेटा, tan इनवर्स वाई को माना था। टी किसको माना है, tan इनवर्स वाई को। तो यहाँ पे रख दिए, ये आ गया। और यक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। तो यहाँ से ये समाकलन आपका सॉल्व हो गया कि यक्स इक्वल टू tan इनवर्स वाई -1 + c इंटू ई की पावर -tan इनवर्स वाई आपका फाइनल आंसर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन ये भी होता है। देखिए, बोला निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, या तो का को करिएगा या तो खा को करिएगा। पहला है समाकलन 0 से पाई x sin x डिवाइड बाई 1 + cos² x dx का मान निकालना। 8 नंबर का सवाल है। देखिए इनको कैसे सॉल्व करना था बेटा, ध्यान समझिए बेटा। हमको जो दिया है उसको लिख लेंगे, उसको आई के बराबर मान लीजिए। अब यहाँ पर प्रगुण 4 लगा दिए। प्रगुण क्या 4 क्या कहती है बेटा, प्रगुण 4 ये कहती है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ करके उससे घटा देना होता है यक्स को। ये होता है बेटा फंडा। ठीक है, तो जैसे ही हमने यहाँ पे किया तो पाई बचा पाई -x। तो यहाँ हो गया पाई प्रगुण 4 से, तो पाई -x साइन पाई -x 1 + cos² पाई -x। अब हमको पता है ये बेटा पाई -x को पाई -x है, तो साइन पाई -x क्या होता है, साइन x होता है। 1 + cos² पाई -x क्या होता है बेटा, माइनस का cos x होता है, लेकिन स्क्वायर है तो हो जाएगा प्लस का cos² x हो जाएगा। अब यहाँ से पाई और यक्स को अलग अलग कर दीजिए, साइन एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। तो जैसे ही साइन एक्स अंदर जाएगा तो पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स 1 + cos²। अब दोनों फंक्शनों को अलग अलग कर दीजिए तो हो गया 0 से पाई पाई साइन एक्स 1 + cos² x dx माइनस 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 + cos² x dx। अब हमको पता है कि एक्स साइन एक्स 1 + cos² x dx किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे जो है इतने पे वैल्यू आई पुट कर सकते हैं। तो आई इक्वल टू इतना बन जाएगा। अब इस आई को इधर ले जाओगे तो आई प्लस आई इक्वल टू आपका ये आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2i। 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई पाई साइन एक्स डी एक्स 1 + cos² x। यहाँ पे आपने माना cos x बराबर t है, हमने मान लिया है कि जो cos x है वो t के बराबर। तो x के सापेक्ष जैसे ही अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। यानी कि जहाँ पर लिखा है माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह हम लोग dt लिख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लूँ तो उसकी जगह आप यूज कर सकते हैं बेटा किसको, dt को। उसकी जगह आप किसको यूज कर सकते हैं बेटा, dt को यूज कर सकते हैं। उसकी जगह हम लोग यूज किसको कर सकते हैं, dt को यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे dt की वैल्यू पुट की तो पाई को साइलेंट है उसको बाहर निकाल लीजिए। साइन एक्स डी एक्स की जगह हमको क्या लिख देना है बेटा, माइनस का dt लिख देना है। माइनस का क्या लिख देना है बेटा, dt 1 प्लस और cos² x की जगह क्या लिख देना है, t लिख देना है बेटा, t² लिख देना है। अब 1 प्लस माइनस को बाहर ले लीजिए बेटा, 1 + t² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। क्या होता है बेटा, tan इनवर्स t। अब t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दीजिए। तो जैसे ही आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट को लगाया तो फाइनली आंसर आपका निकल के ये आ जाएगा बेटा। अब यहाँ देखिए tan इनवर्स -1 किसकी वैल्यू होती है, tan 3π/4 की होती है। तो tan इनवर्स से tan कट जाएगा, बचेगा 3π/4। जबकि 1 वैल्यू किसकी होती है बेटा, π/4 से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा π/4। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम लेने के बाद आपका फाइनल आई का आंसर आ जाएगा और यही आपका सवाल है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
सेकंड में 2 पार्ट दिए गए बेटा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, 4 मार्क्स के। तो ये सेकंड वाला तो आपके सिलेबस से हट गया, फर्स्ट में आइए 0 से π/2 रूट के अंदर साइन एक्स डिवाइड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स का मान निकालना है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन है उस तरह से लिख दिया, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का खाका फर्स्ट। तो देखिए जो भी दिया है उसको सबसे पहले आपको आई लेट करना है, माना आई बराबर इतना। अब प्रगुण 4 फिर से लगा दीजिए, तो π/2 माइनस एक्स सब जगह लगा देंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। तो ये लिख दिया बेटा। अब देखिए हमको पता है साइन 90 माइनस एक्स एक्स के बराबर ही होगा, तो ये साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स के बराबर, साइन 90 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस 90 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 आपका ये है और समीकरण 2 आपका ये है, जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका ये चीज बन जाएगी बेटा। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे, एलसीएम सेम है, तो ऊपर और नीचे की डिजिट सेम हो जाएंगी, ऊपर और नीचे की डिजिट जैसे ही सेम हो गई बेटा तो ये कट जाएगा, तो बचेगा केवल 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx। अब dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 से π/2, वैल्यू खोल देंगे बेटा π/2 माइनस 0, तो i की वैल्यू आ जाएगी π/4। बस इतना कर देने से 4 नंबर आपको यहाँ से पूरे मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा, जो आपको दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आलेखीय विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल करना है। व्यवरोध क्या है कि x प्लस 3y की वैल्यू 60 के बराबर है, 60 से कम होनी चाहिए, x प्लस वाई की वैल्यू 10 के बराबर है, 10 से बड़ी होनी चाहिए, x की वैल्यू हमेशा y से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप z को फाइंड करना है कि न्यूनतम और अधिकतम मान क्या होगा इसके लिए। तो ध्यान से सेकंड वाला सिलेबस हट गया, उसको काट दीजिए, हम यही वाला केवल क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए जो भी आपको दिया जाए उसको आपको उसी तरह से लिख लेना है। तो हमने लिख दिया कि x प्लस 3y इक्वल टू 7, जो कंडीशन हमने लगा दिया। अब जो असमीकाएं हैं उनको समीकरण के रूप में बदलना है, यानी कि जो ग्रेटर देन और लेस देन वाले चिन्ह हैं इनको बराबर में बदल देना है। तो मैंने यहाँ से इनको सबको बराबर में लिख दिया। अब समीकरण 4 में x इक्वल टू 0 मान रखने पर, याद कर लो हमेशा समीकरण जो 4 है उसमें 0 रख दो, जैसे ही 0 रखोगे x की जगह तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 60, तो y इक्वल टू आ जाएगा कितना बेटा 20। अब इसी तरह समीकरण 4 में एक बार y इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो समीकरण 4 में y इक्वल टू 0 रखने पर जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू है 60, तो b के कोऑर्डिनेट हो गए बेटा 60, 0, और a के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 20। ठीक है, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट हो गए। अब अगले में आइए समीकरण 5 में आइए बेटा, क्योंकि दो समीकरण दिए गए हैं बेटा, एक ये है और एक ये। अब इसमें एक बार x इक्वल टू 0 रखिए और एक बार y इक्वल टू 0 रखिए। जैसे ही आपने रखा दोनों बेटा, तो यहाँ से आपको x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू 0, तो c के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 10। समीकरण 5 में y इक्वल टू 0 जैसे ही रखा तो x की वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ के d के कोऑर्डिनेट आ गए इतना। इस तरह से एक रैखिक प्रोग्राम जरूर बना देना। अब आगे देखिए क्या करना है। अब आपको एक ग्राफ बनाना होता है बेटा, जहां जहां पर बिंदुएं काट रही हैं उनको काट दें। जैसे ए हमारा काट रहा है बेटा बिंदु ए बी सी डी, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा पूरा का पूरा। अब मूल बिंदु पर चेक कर लेना है कब सत्य है और कब असत्य है, और जब ये पूरा आप सिस्टम को लगाएंगे तो आपका आंसर निकलेगा। अब इसके आगे क्या करना है देखिए, बिंदु यम के निर्देशांक निकाल लेना भाई, बिंदु यम के निर्देशांक यन के निर्देशांक निकाल लेना है। और इसके बाद समीकरण 1 में रख करके किसी तरह से एक्स वाई निकल जाए, जैसे ही निकल जाए सबके निर्देशांक तो इस तरह से लिख देना है बिंदु एम एन ओ, बिंदुओं के निर्देशांक और उसका मान, और जेड के मान फाइंड कर लेना है। पूछा न्यूनतम मान कहाँ होगा, तो न्यूनतम मान है 60 और अधिकतम मान कितना है 180। बस इस तरह से इस पूरे पेपर को आपको सॉल्व करना था बेटा। मैंने आपको पूरा जितना भी पेपर आपका सिलेबस का था मैंने इसको सॉल्व करा दिया। ये इस साल का सबसे ज़्यादा वायरल पेपर है, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही आप बोर्ड के पेपर में जाएंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जिसे मैं जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।